हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल गणेश ट्यूटोरियल। थोड़ा बहुत वन मार्कर के लिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बता देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कॉमन क्या है, यानी कि इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज मतलब दोनों ही, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो Q1 और Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ग्रेविटेशनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है, और दोनों के दोनों फोर्स सेंट्रल है। सेंट्रल मतलब जैसे यहां पर अगर मैंने कोई चार्ज लिया Q1, यहां पे कोई चार्ज लिया Q2, तो ये एक दूसरे पे जो भी फोर्स लगाएंगे वो इसी लाइन पर लगाएंगे। यानी Q1 अगर Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर अट्रैक्ट करेगा, Q1 अगर Q2 को रिपेल कर रहा है तो इसी लाइन में पीछे रिपेल करेगा। तो यानी कि फोर्स इसी लाइन में लगेगा। सेम ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स में भी है। M1 और M2 अगर दो मास लिए, M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा तो इसी लाइन में अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, जो एक ही लाइन में लगता है। यानी दोनों चार्जेस या दोनों मासेस को मिलाकर जो लाइन बन रही है, उसी लाइन पर जो फोर्स लग रहा है उसे सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। तो ये इनके बीच में सिमिलैरिटीज है। डिससिमिलैरिटीज क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। एयर में इसकी जो भी वैल्यू होगी, किसी मीडियम में अगर चला जाएगा तो मीडियम में उसकी वैल्यू k टाइम्स कम हो जाएगी। सपोज एक नंबर पे क्वेश्चन भी आता है कि अगर एयर में दो चार्जेस के बीच में 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वाटर में कितना फोर्स लग रहा होगा उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो वाटर में जो फोर्स है वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। तो वाटर में फोर्स हो जाएगा 800/80 यानी 10 न्यूटन। इसके बाद देखो, ये तो इनके बीच में डिससिमिलैरिटी हो गई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी हमारा वेट, हवा में जो हमारा वेट है, हम पानी के अंदर चले जाएं तब भी हमारा वेट उतना ही रहेगा, या हम कहीं भी चले जाएं अर्थ पे हमारा वेट उतना ही रहेगा सरफेस के पास। एक और चीज, दूसरी डिससिमिलैरिटी क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी छोटे छोटे दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे दो मासेस रखे हुए हैं उनके बीच में फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। इसका भी एग्जांपल है हमारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटे छोटे चार्जेस के बीच में कैसे देखने को मिलता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक स्केल है, उसको ड्राई हेयर में अगर हमने यूं रब किया और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को हमने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन उसी पर अगर वही पेपर के जो छोटे छोटे पीस है एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, तो क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े मासेस के बीच में लग पाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग तो रहा है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है कि वो हम देख नहीं पाते, कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो हम देख ही नहीं पाते, वो हो ही नहीं पाता, नेग्लिजिबल हो जाता है वो फोर्स। इसके बाद आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में क्या है, अब हम वेक्टर की फॉर्म में ले लेंगे। जैसे एक चार्ज है, वही Q1 चार्ज मान लो R1 वेक्टर पे रखा हुआ है, और एक Q2 चार्ज है वो R2 वेक्टर पे रखा हुआ है। Q1 चार्ज को R1 वेक्टर पे रखा हुआ है, Q2 चार्ज को R2 वेक्टर पे रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है। अब Q1 और Q2 दोनों को ही अज्यूम कर लो पॉजिटिव, लेट Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। दोनों चार्ज को मैंने पॉजिटिव अज्यूम कर लिया है। अब Q1 और Q2 को अगर मिलाएं तो ये वेक्टर मान लो कुछ R वेक्टर है। तो जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में है, तो R1 और R सेम ऑर्डर में है, तो R1 और R दोनों को ऐड करेंगे तो ये तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, जो कि अपोजिट ऑर्डर में है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन R1 प्लस R इक्वल्स टू R2, तो यहां से R वेक्टर हो गया R2 माइनस R1। अब R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जाएगा R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड हमने यहां पे क्यों निकाला? मैग्नीट्यूड इसलिए निकाला क्योंकि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्योंकि ये भी तुमने 11th में पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होती है, किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बताई जाती है। यानी वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वही उस वेक्टर की लेंथ होती है। तो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो हमने R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अभी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले में अप्लाई करने में। तो फोर्स अगर वेक्टर की फॉर्म में निकालो मैं F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 पे फोर्स निकल रहा है 2 की वजह से, 1 पे फोर्स 2 की वजह से। तो ये जो 2 है ये 1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा।
2 वाला चार्ज 1 वाले को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 वाले चार्ज ने 1 को रिपेल कर दिया, इधर फोर्स लगाया। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं F12 की K Q1 Q2 डिवाइड में डिस्टेंस कितना है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, r वेक्टर के अपोजिट है, r वेक्टर इधर जा रहा है और ये फोर्स इधर जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस r कैप। डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर दिखाते हैं r कैप। अब 11th क्लास में तुमने इस तरीके से पढ़ा था, जैसे यहां साइड में बता देता हूं मैं, 11th क्लास में इस तरीके से पढ़ा था, किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो r वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो r वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस k q1 q2 और r कैप को लिख देंगे r वेक्टर बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पहले से ही है, तो माइनस k q1 q2 r वेक्टर और नीचे r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 पे 2 की वजह से इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पे 1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन इधर होगी, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो डायरेक्शन इधर होगी, ये मैं लिख देता हूं F21। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड में वही डिस्टेंस r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पर डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे प्लस r कैप, क्योंकि ये जो फोर्स है वो r वेक्टर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको प्लस r कैप लिखेंगे। फिर वही इसकी वैल्यू पुट कर देंगे r कैप की, K Q1 Q2 r वेक्टर बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पहले से ही है, तो ये हो गया K Q1 Q2 r वेक्टर और नीचे r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि जो F21 है वो, यानी यहां से हमें दिख रहा है कि जो F12 है वो माइनस F21 के बराबर है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट पे या दो चार्जेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है।